चलो, हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लास्ट चैप्टर हमारे बायोलॉजी का, हमारी 12th की बायोलॉजी का लास्ट वाली यूनिट का भी। कौन सा चैप्टर नंबर है बताओ, कौन सा? 12th है आई थिंक, है ना? हाँ 10, हाँ ठीक है 12th, ठीक है। 11th चैप्टर था ना वो वाला, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ये है हमारा इकोसिस्टम। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो दोनों एक टॉपिक है ये, स्ट्रक्चर भी फंक्शन भी। इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर रहेगा और क्या फंक्शन रहेगा। देन प्रोडक्टिविटी, देन डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सारे टॉपिक्स अपने आप में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी एंड पिरामिड्स वाला। ठीक है, तो ये इनमें से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको पढ़ना तो पूरा ही चैप्टर पड़ेगा। इंट्रोडक्शन, इकोसिस्टम में बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बच्चों नोटिस करो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंप्राइजिंग द इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। बायोटिक में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए, सारे ऑटोट्रॉफ्स आ सकते हैं और हेट्रोट्रॉफ्स आ सकते हैं, डिकम्पोजर्स आ सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट के अंदर, राइट। एबायोटिक के अंदर बाकी सारे फिजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर होंगे वो सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। ठीक है, मैं साथ साथ चलती रहती हूँ, तुम्हें ये कर दूंगी मैं सेंड, थोड़ा नोट करते जाओ साथ साथ। चलो, term ecosystem given by Tensley, right? Tensley in 1935. An ecosystem is not a closed unit. ये भी कैसे हम देखेंगे? It is an open system because materials pass from one ecosystem to another. ठीक है, एक कैसे? जैसे मान लिया एक पॉन्ड है, ये एक पॉन्ड है, ये दूसरा पॉन्ड है दूसरे एरिया में। यहाँ की जो फ्रॉग की पॉपुलेशन है वो इसमें अगर ट्रांसफर हो जाए, एक इकोसिस्टम ये हो गया, एक दूसरा इकोसिस्टम है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फ्रॉग तो टेरेस्ट्रियल भी हैं, तो यहाँ के फ्रॉग इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं। ऐसे ही पत्ते उड़ करके फॉरेस्ट से उसमें लेक में भी गिर सकते हैं, लेक भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि एक इकोसिस्टम की चीज, एक इकोसिस्टम के लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे में नहीं जा सकते, वो भी जा सकते हैं। तो इकोसिस्टम मे बी एज स्मॉल एज पॉन्ड एंड एज लार्ज एज फॉरेस्ट और सी कितना बड़ा, जैसे कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड ऐसा दिखता है ना सी जब भी देखो। एंटायर बायोस्फीयर इज कंसिडर्ड एज ग्लोबल इकोसिस्टम। एंटायर बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज ग्लोबल इकोसिस्टम। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर व्हाट आर द टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में आ गया फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। एक्वेटिक में पॉन्ड, लेक इकोसिस्टम एंड रिवर इकोसिस्टम। ठीक है, अब आइए मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम जानते हो, एक्वेरियम सबने देखा होगा, देखा है फिश एक्वेरियम, गुड। ऐसे ही क्रॉप फील्ड, फील्ड में भी इकोसिस्टम है वो भी अपने आप में, चाहे वो वीट का फील्ड है, चाहे वो पी प्लांट लगे हुए हैं, चाहे डाइकोट प्लांट लगे हैं, चाहे मोनोकोट लगे हुए हैं, कोई भी प्लांट लगे हुए हैं, तो वो पूरा अपने आप में एक इकोसिस्टम ही होता है। क्लियर है ये? चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे इसके अंदर इकोसिस्टम का। तो इसमें देखो स्ट्रक्चर में हम पहले भी इसकी डेफिनेशन में भी देख चुके हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए, जितने भी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर सब। और एबायोटिक के अंदर आ गए एनवायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, अगेन जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर हैं सब।
both of these factors interact with each other and keep the ecosystem operating as a stable unit. ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, कोई भी स्पीशीज इस दुनिया में अकेले तो सरवाइव नहीं कर सकती। एक स्पीशीज क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अकेले नहीं कर सकते, उसको भी नेचर का सहारा तो लेना पड़ता है ना, उसको सनलाइट भी लेनी पड़ती है। सनलाइट ना हो तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आगे फिर प्लांट्स फूड कैसे बनाएंगे, प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे तो बाकी हेट्रोट्रॉफ्स भी, कंज्यूमर्स भी कैसे जिंदा रहेंगे, है ना। तो सबके सब देखा जाए अल्टीमेटली सनलाइट के ऊपर जिंदा है। क्लियर है ये? तो ये सारे के सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की इंटरएक्शन ही है जो सबको सरवाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो बायोटिक कम्युनिटी देखो क्या है बायोटिक कम्युनिटी के अंदर, प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, कंज्यूमर्स यानी एनिमल्स, क्लियर है, हेट्रोट्रॉफ्स बोल सकते हैं हम, डिकम्पोजर्स इसमें आ गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्लियर है ये? तो ये था बायोटिक कंपोनेंट। अब देखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। इनऑर्गेनिक में ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड वाटर, एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स में लाइट, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। क्लियर है? आगे और भी हम डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। तो चलो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है, आपको जानकर ये बहुत ही अमेजिंग बात लगेगी। वी ह्यूमंस यानी हमारे जैसे और भी एनिमल्स, दीज आर नॉट एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम चलेगा हमारे बिना, यानी कंज्यूमर्स के बिना चल जाएगा, लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है, देखो ये इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं ये वाले, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स एंड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। सन हो गया मान लिया, ठीक है, सन हो गया। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, बोलो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए प्राची? जिससे खाना बना सके ना, प्लांट फूड कैसे सिंथेसाइज करेंगे, और वो कौन प्रोवाइड करेगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स? कम ऑन, कौन प्रोवाइड करेगा? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे सॉइल के अंदर? बैक्टीरिया लेकर के आएंगे ना, तो बैक्टीरिया भी एसेंशियल हो गए, है ना, और उनको यूज कौन करेगा? प्लांट करेगा, और लाइट का सोर्स यूज करेंगे। ठीक है, इस बीच में एनिमल्स का तो रोल आया नहीं ना, तो ना हो एनिमल्स तो भी चलेगा। और हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते है ना, हमें लगता है हम ही इंपॉर्टेंट है, हम उन इतने इंपॉर्टेंट चीजों को बल्कि उनका अच्छा यूज नहीं कर रहे, वेस्ट कर रहे हैं उल्टा। तो हमारा ये एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि उनकी केयर करें, क्योंकि उनके थ्रू ही हमारी लाइफ है, हमारे थ्रू उनकी लाइफ नहीं है बच्चों, उनके थ्रू हमारी लाइफ है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, इसमें से ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, विच इज द नॉन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो आप बताओगे कंज्यूमर्स। क्लियर है? तो प्रोड्यूसर्स भी इसेंशियल है, डिकम्पोजर्स भी इसेंशियल है, लेकिन कंज्यूमर्स आर नॉट इसेंशियल। अब कंज्यूमर्स डायरेक्ट वर्ड दें, ये जरूरी हो नहीं सकता, क्या पता वहां लिखा हो हर्बीवोर्स, दीज आर नॉट इसेंशियल। क्लियर है? चलें आगे। चलो, अब ये देखो फंक्शनल एस्पेक्ट देखेंगे। अब इसका सिंपल है, ये चैप्टर काफी सिंपल है, बस एक स्टेप वाइज पढ़ते जाओ, चलते जाओ, तो बहुत सिंपल है। फंक्शनल एस्पेक्ट में भी हम देखेंगे दो कंपोनेंट अगेन इसके, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट एंड हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट। ऑटोट्रॉफिक में आ गया ग्रीन प्लांट्स, नॉट जस्ट प्लांट्स, और साथ में फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगर आपको ध्यान हो, हमने 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा था ना, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, है ना, और बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी साइनोबैक्टीरिया यानी साइनोफाइसी। कोई एग्जांपल बता सकते हो इसके ब्लू ग्रीन एल्गी के? नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ये सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि किससे बिलोंग करती है, प्रोकैरियोट से या यूकैरियोट से? प्रोकैरियोट से। ठीक है, कौन से किंगडम से बिलोंग करती है? किंगडम कौन सा है प्रोकैरियोट्स का? मोनेरा, यस, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ऑटोट्रॉफिक यानी प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं इसको, राइट।
और ये हेट्रोट्रॉफिक वाली कैटेगरी में कौन कौन से हैं? मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स और मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो में अगेन डिवीजन है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड क्वार्टिनरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोर्स, फॉर एग्जांपल काउ। सेकेंडरी कंज्यूमर में प्राइमरी कार्निवोर्स, ध्यान रहे सेकेंडरी कंज्यूमर है लेकिन प्राइमरी कार्निवोर है, ये ना गड़बड़ हो जाए। कभी कभी हमसे गलती से ना प्राइमरी कंज्यूमर को प्राइमरी कार्निवोर लिख देते हैं, नो, सोच लेना उसको। प्राइमरी कंज्यूमर है हर्बीवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर है प्राइमरी कार्निवोर्स, फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स एंड फ्रॉग्स। इंसेक्ट्स खाते हैं, फ्रॉग का पता होगा, है ना। और टर्शरी कंज्यूमर में आते हैं कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर्स, जैसे ईगल, है ना, बड़ा पक्षी ईगल। और ये क्वार्टिनरी ये कंज्यूमर्स में क्या आते हैं? टर्शरी कार्निवोर्स। कौन से हो गए? लायन, जंगल का राजा लायन। तो ये वाले सारे तुम्हें देखने में, पढ़ने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन तुमने देख लिया फर्स्ट चैप्टर में से भी, कितने टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन देखे तुमने। तो इस चैप्टर में से भी बच्चों थोड़ा सा बस अवेयर होके पढ़ना, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना, आराम से 100% क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। इतनी कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलो, स्टडी ऑफ एन इकोसिस्टम, फॉर एग्जाम्पल अ फ्रेश वाटर पॉन्ड। मान लिया एक पॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, इट इज अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट। एक तो ये ध्यान है, पॉन्ड को कुछ नहीं, अपने आप में एक सस्टेनेबल यूनिट है। इसमें क्या क्या है, अगर हम सिर्फ एक कोई भी पॉन्ड को इमेजिन करके देख सकते हो, अपने आसपास सोच सकते हो। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये 3 कंपोनेंट होते हैं, पता है ना। 3 कंपोनेंट होते हैं, बट ये इसेंशियल नहीं है। इनमें से कौन से इसेंशियल हैं? प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर्स आर इसेंशियल, ये नॉन इसेंशियल कंपोनेंट है। लेकिन तीनों एक कंपोनेंट तो मिलकर के बनाते हैं ना, है ना। तो इसमें आ गया प्रोड्यूसर में फाइटोप्लैंक्टन्स, जो तैरते रहते हैं, जो स्विम करते रहते हैं ऊपर। और कंज्यूमर्स में आ गया जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, अगर इसी का फूड चेन बना करके देखें तो कैसे बनेगा? ये फाइटोप्लैंक्टन, इसको खाते हैं कौन? जूप्लैंक्टन। और इसको कौन खाते हैं? स्मॉल फिश। और इसको कौन खाते हैं? लार्ज फिश। ये एक तरह से फूड चेन बन गई, ठीक है। ये है फूड चेन, जो इस वाले पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये इन सब का डिकम्पोजिशन कौन करेगा? बैक्टीरिया, फंजाई एंड फ्लैजिलेट्स। क्लियर? सिंपल। अब इसमें एक टॉपिक है बच्चों, स्ट्रेटिफिकेशन। उसके बाद हाँ आगे फंक्शनल पार्ट आएगा। स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन में सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है, कभी तुमने देखा भी होगा, स्पेशली ये फॉरेस्ट में ज्यादा नजर आता है। ऊंचे पेड़, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, है ना। हर्ब, श्रब, ट्री, फिर हर्ब में भी, बल्कि फिर उसके बाद और देखे तो ग्रासेस, है ना। तो ये एक तरह का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल्स। तो आप देख सकते हो ये टॉप स्ट्रेटा, फिर सेकेंड स्ट्रेटा, फिर थर्ड स्ट्रेटा, बॉटम स्ट्रेटा, राइट। जैसे कि ट्री कैनोपी ऑक्यूपाइज top vertical strata, shrubs occupy second vertical strata and herbs and grass occupy bottom strata, ठीक है। तो ये इसके साथ ही हमारा ये वाला खत्म हो गया एक तरह से स्ट्रक्चरल पार्ट। अगर इसमें कोई तुम्हें लगता है, डाउट लगता है पूछने वाला, तो पूछ सकते हो। आगे हम चलेंगे फंक्शनल वाले।